गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल के सेशन में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे, उनके डिटेल सॉल्यूशंस किए थे, सारा का सारा समझा था और आज हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। आज भी समझेंगे, आज भी देखेंगे और करेंगे। एंड नाउ माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड यू आर ऑन आकाश बायजूस यूट्यूब चैनल फॉर नीट। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम एनटी अभ्यास के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 डेज के लिए आपको आकाश बायजूस की जो ऐप है उसके ऊपर फ्री एक्सेस मिल रहा है। इस ऐप के एक्सेस को जरूर इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज कीजिए और उससे पूरा बेनिफिट उठाइए। इससे आपको पता चलेगा कि ये ऐप आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी योर बेनिफिट। यहां पर हमारे पास एनथे का एग्जाम है फॉर क्लास 7th to 12th, जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलता है नासा का फुली पेड ट्रिप। सो बी देयर, जल्दी से इस टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके टेस्ट 6 नवंबर से 13 नवंबर तक हो रहा है ऑफलाइन मोड में और 5 नवंबर से 13 नवंबर तक हो रहा है ऑनलाइन मोड में। जिस मोड में आप कंफर्टेबल है उस मोड में आप इस पेपर को दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये है पूरी की पूरी नीट की टीम, जिसमें मैं हूं अनूप वशिष्ठ फॉर योर केमिस्ट्री, पुष्पेंदु सर है जूलॉजी के लिए, पंखुड़ी मैम है बॉटनी के लिए, आकाश सर हैं फिजिक्स के लिए और आपके अपने सचिन सर हैं जूलॉजी के लिए। इस सेशन के इस टीम से हमारे पास 4 अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें है हमारे पास मिशन एमबीबीएस, केमिस्ट्री सुपर 30, बायो की रणनीति और फिजिक्स की रणनीति। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास अभी चल रहे हैं। मंडे टू सैटरडे 12 PM to 8 PM आपका पूरा का पूरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फुल कोर्स हो रहा है। आकाश बायजूस नीट ने एक स्टूडेंट सर्वे ऑन कर रखा है, जिसके फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टूडेंट सर्वे के अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज कि क्या चीज आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीज को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, जिससे कि हम इन सेशंस को आपके लिए और भी ज्यादा मीनिंगफुल और भी बेहतर बना सकें। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्मार्ट प्लेलिस्ट। स्मार्ट प्लेलिस्ट के अंदर हो यह रहा है कि आपको सारे के सारे यूट्यूब सेशंस, एनोटेटेड पीडीएफ्स और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर आपको सारे के सारे एक जगह मिल रहे हैं। तो स्मार्ट प्लेलिस्ट पे जरूर क्लिक कीजिए और इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी सेशन कभी मिस ना करें और साथ ही साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। Here we have the टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप इस बार कोड को स्कैन करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ नीट आकाश डिजिटल के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी सेशन बन रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन यहां पर आती चली जाती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दीज सेशंस। टेल अस व्हाट यू लाइक एंड व्हाट कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, सो Na+, Mg2+, F- and O2-, the correct order of increasing length of their radii is। जैसे कि हम समझ ही चुके हैं, let us understand once again। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का मतलब है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टर्म्ड एज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। और जब भी हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की बात करते हैं तो जिस स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम हो जाता है, और जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम हुआ साइज सबसे ज्यादा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हो जाता है और साइज सबसे छोटा हो जाता है। तो हमें करना क्या है? पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चलते चले जाएंगे। पॉजिटिव स्मॉलेस्ट है और नेगेटिव लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सिंगल पॉजिटिव है, यहां पे 2 पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं। तो Mg2+ हैज द मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, तो Mg2+ इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट। तो Mg2+ इज द स्मॉलेस्ट। ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा हो गया, और यहां पर हमारे पास Mg2+, Na+, F- O2-, दिस B टर्न्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। एनी कंफ्यूजन हियर? So that is what we have as the size
द अरेंजमेंट ऑफ द साइज। गेटिंग अ लिटिल फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। अब एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच द 5F सबशेल इज बीइंग फिल्ड प्रोग्रेसिवली। नाउ लेट्स व्हाट टॉक अबाउट। अब यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आंसर सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्टिनॉइड एलिमेंट शुरू होते हैं एक्टिनियम के बाद से, यानी कि एटॉमिक नंबर 90 से एक्टिनॉइड एलिमेंट शुरू होते हैं, ठीक है, एंड दे गो अप टू द एटॉमिक नंबर 103। तो 90 और 103 के बीच में एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्टिनियम अपने आप में एक्टिनॉइड एलिमेंट नहीं है। यहां पे खैर एक्टिनियम का चॉइस नहीं है, यहां पर तो बहुत सीधा सा है, ये 96 है, ये 98 है, 92 है, ये तीनों के तीनों 90 और 103 के बीच में है। लेकिन अगर हम टर्बियम की बात करते हैं तो ये 65 है, ये एक्चुअली एक लैंथेनॉइड एलिमेंट है। So यहां पर हमारे पास है क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, which are the actinoid elements, while terbium, which is a lanthanoid element. So answer turns out to be D. Which of them is not an actinoid? And the answer is terbium. Getting a bit further, the order of screening effect of the electron. Screening effect का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को अपने से आगे जाने नहीं देते, अपने से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को नलिफाई करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव अ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा हो जाता है। अगर हम SPDF की बात करें तो S बिकॉज ऑफ इट्स हायर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, एंड दैट इज व्हाई S सबसे ज्यादा स्क्रीन या शील्ड करता है और सबसे कम स्क्रीन या शील्ड होता है। तो यहां पे दिखाया गया कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S, P, D and F ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज, S का सबसे ज्यादा है, D का सबसे कम है, तो और F का उससे भी कम है। तो दिस इज S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। तो आंसर टर्न्स आउट टू बी ए। और हां, कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर्स लगातार लिखते चले जाइए जिससे कि आप समझ सकें कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल इज एन इजी चैप्टर, लेकिन साथ ही साथ ये स्कोरिंग चैप्टर भी है। सो आंसर इज ए। गेटिंग अ बिट फर्दर, the first ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order. अब देखो, जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करते हैं तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि व्हेन वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज करती है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हमारे पास कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, जैसे कि S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है, देन व्हाट वी फाइंड इज कि वहां पर वो एक स्टेप के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर को ओवरकम कर जाता है। मतलब ये कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम जिसका S2 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम जिसका P1 कॉन्फ़िगरेशन है से ज्यादा हो जाती है। तो अब हमारे पास एलिमेंट की बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो जरा हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें। सोडियम S1 है, मैग्नीशियम S2 है, एल्यूमिनियम P1 है और सिलिकॉन P2 है। इसके अंदर मैग्नीशियम की एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, सोडियम सबसे कम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन। यह बात ध्यान रखना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेप आगे की आयोनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाता है, ऐसा नहीं है कि बाकी सबको ओवरकम कर जाए। सो वी आर गोइंग टू हैव दैट सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम विच इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम विच इज लेस देन सिलिकॉन। तो हमारे पास ये ए आंसर बन जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे एरो की डायरेक्शन आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखो, कई बार हम लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखो ये मगरमच्छ का मुंह है वो हमेशा बड़ी चीज की तरफ खुलता है। जहां पे ज्यादा मछलियां होंगी, जहां पे बड़ी क्वांटिटी होगी, वहां पर इस मगरमच्छ का मुंह खुल जाएगा।
So that's what we have as sodium, magnesium, aluminium and silicon. Magnesium की ionization energy सोडियम और aluminium दोनों से ज्यादा है. So that's what we have as the answer as A. Getting further, the electronic configuration of gadolinium, atomic number 64 is. अब जब गैडोलिनियम की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत सीधी सीधी बात आती है कि हमें एटॉमिक नंबर 64 करना, और यहां पर सबका 64 है भी या नहीं है. ठीक है, देखो F7 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, 4F7 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. S2 इज स्टेबल. D1 D5 का तो होने का मतलब नहीं है. 4F की एनर्जी 5D से कम होती है. तो यहां पे एक बहुत क्लियर बात है कि ये F7 कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही होगा, एंड देन इट इज गोइंग टू बी S2 एंड D1. तो हियर इट इज the C configuration, 4F7, 6D1, 5D1 and 6S2. मजेदार बात है कि पहला इलेक्ट्रॉन D में आता है और उसके बाद F फिल होना शुरू होता है. So that's what we have as gadolinium. ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है. नो एक्सेप्शन इज देयर, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है. The statement that is not correct, ये not कहीं भूल मत जाना, for periodic classification of elements is, तो periodic classification के लिए कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. तो that is what we need to find out. Clear? तो यहां पर अगर हम देखते हैं the properties of the elements are periodic function of their atomic number, ये तो ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है. The properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. तो that statement is perfectly right. नॉन-मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन द मेटेलिक एलिमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है. हमारे पास नॉन-मेटेलिक एलिमेंट्स तो काफी कम है, मेटेलिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s. अब यहां पर तो एक गड़बड़ है. 3D ऑर्बिटल के फिल होने से पहले 4s ऑर्बिटल भर जाता है, फिर 3D भरना शुरू होता है. So that statement turned out to be wrong. Is it okay? The first ionization enthalpy of element generally increase in atomic number as we go along a period. अब यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो वर्ड जनरली है ना, इसने स्टेटमेंट को सही बना दिया है. अगर वो स्ट्रिक्टली होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि हर जगह अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है. तो यहां पर अगर बोला जाए कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दैट टर्न्स आउट टू बी द सी ऑप्शन. द सी ऑप्शन, द फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s, ये गलत हो जाता है बिकॉज 4s इज फिल्ड बिफोर 3D. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? तो कमेंट करते चले जाइएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. गोइंग फर्दर, among halogens, the correct order of amount of energy released in electron gain. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड की बात करते हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो दिस इज मोर लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह देते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो रिमेंबर, फ्लोरीन चाहे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो कुछ एनर्जी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कंज्यूम हो जाती है, और इस वजह से फ्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती. सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किसमें होती है? क्लोरीन में. तो क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर थोड़ा सा पोजीशन का इंटरचेंज हो जाता है, तो क्लोरीन इज द हाईएस्ट फॉलोड बाय फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है. तो यहां पे ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? क्लोरीन इज ग्रेटर दैन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन. तो यहां पे जो एरोज है, फिर यहां पे एरोज का गड़बड़ हो गया. ध्यान से देखना पड़ेगा ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए. सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी सी. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास हैलोजन का ऑर्डर आ जाता है. यही ऑर्डर हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली में भी आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम नेगेटिव है, यानी कि उसमें एनर्जी रिलीज्ड पूरे ग्रुप में सबसे कम है.
The period number in the long form of the periodic table is equal to period number. Period number हमें यह बताता है कि कौन सा outermost shell fill हो रहा है. तो period number अगर 1 है तो that means the first shell is being filled. Period number 2 में second, third में 3, फोर्थ में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 7 में 7th पीरियड में 7th शेल फिल हो रहा होता है. तो यहां पर हमें यह बता देता है, जो पीरियड नंबर है वो हमें यह बताता है कि ऐसा कौन सा आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, तो ये यहां पे हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बताता, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, नो. मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड. Azimuthal is L quantum number, नहीं, इसका पीरियड से कोई लिंक नहीं है. So that's what we have as maximum principal quantum number of any element of the period. The elements in which the electrons are progressively filled in the 4f orbital. 4f orbital में अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो that is the f block element, और fourth का मतलब है that is a lanthanoid element. Starting from the first lanthanoid element is not actually lanthanum, it is actually cerium. तो सीरियम से स्टार्ट होता है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज लैंथेनॉइड्स, और लैंथेनॉइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है. तो लैंथेनॉइड आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्लियर? एक्टिनॉइड्स आर वेयर द 5f सबशेल इज बीइंग फिल्ड. Which of the following is the correct order of the size of the given species? अब यहां पे जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटायन, एनायन एंड द न्यूट्रल स्पीशी. किसी भी स्पीशी में अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज हो जाता है. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है. तो हमेशा जब भी हम देखते हैं कैटायन का साइज हमेशा उस न्यूट्रल एटम से छोटा होता है जिससे उसे बनाया जाए. अब जब एल्कली मेटल की बात करते हैं तो एल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब यह है कि आपने उसमें से आउटरमोस्ट शेल को ही गायब कर दिया. यू हैव एक्चुअली रिमूव द एंटायर आउटरमोस्ट शेल. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द इलेक्ट्रॉन, द एल्कली मेटल्स. बाकी किसी में भी करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. अब उल्टी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डालने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और साइज एक्सपैंड हो जाएगा. तो एनायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है. तो ऑर्डर क्या होगा? अगर मान लीजिए हम एक आर्बिट्ररी एटम ले लेते हैं ए, तो A प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, A का साइज उससे बड़ा, और A माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा. नो एक्सेप्शन. हमेशा ये वैलिड है. चाहे आयोडीन लगाइए, चाहे सोडियम लगाइए, चाहे हैलोजेंस लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा. सो हियर वी गेट I minus is the largest, I plus is the smallest, and the D becomes the answer. Any confusions, anybody? सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए. लेट अस फाइंड इट आउट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इन सिक्स्थ पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अगर लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, देन इन दैट केस इसके अंदर पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. लास्ट एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन P6 का होगा. क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में है तो दिस इज गोइंग टू हैव अ कॉन्फिगरेशन ऑफ 6p6, द लास्ट एलिमेंट इन द सिक्स्थ पीरियड, एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ नोबल गैस. ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्वाइट ऑब्वियस, ये रहा, एक ही तो हमारे पास आंसर बचा है 6s2 6p6. दैट वुड बी द आंसर. 7 अगर आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी द 7th पीरियड. तो पीरियड अभी हमने समझा था कि जो हाईएस्ट n की वैल्यू है दैट इज डिफाइनिंग द पीरियड. क्लियर? चलिए, तो दैट कम्स आउट टू बी द आंसर. द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 आर ऑल. अब ये जब हम इनकी बात करते हैं ना तो अच्छा होता है कि अगर हम नोबल गैस के एटॉमिक नंबर्स याद कर ले. जैसे कि हमारे पास ये हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन,
रेडॉन एंड ऑगनेसन। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, क्रिप्टन इज 36, जेनॉन इज 54, रेडॉन इज 86 एंड ऑगनेसन इज 118। अब यहां पे आप देख सकते हो इनके रेस्पेक्ट में यू कैन फाइंड आउट कि एलिमेंट इनसे कौन सी साइड से पास है। आगे की बात कर सकते हो, पीछे की बात कर सकते हो। यहां पर अगर हम 35 की बात करते हो तो 35 36 से ठीक पहले है, यानी कि यहां पर हमारे पास ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट जो ठीक पहले नोबल गैस किया, दिस इज व्हाट वी हैव एज हैलोजन। इसी तरीके से हम 53 की बात करें, 54 से ठीक पहले है। अगर हम 85 की बात करें तो ये 86 से ठीक पहले है। तो यहां पे अगर इन एलिमेंट्स के अगर नाम की बात की जाए तो ये अगर हम बात करें तो इस जगह पर हमारे पास है ब्रोमीन। तो दिस इज अ ब्रोमीन। यहां पर इसकी बात करें, दिस इज आयोडीन, और इसकी बात करें तो ये एस्टेटाइन है। ऑल थ्री एलिमेंट्स आर हैलोजन्स। तो यहां पर हमारे पास आंसर टर्न्स आउट टू बी बी, दैट इज halogens. I hope you are writing the answers in the comment boxes. जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाइए, जब तक मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर अगर आपको दिया गया है तो सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये एलिमेंट कौन सा है। ऑब्वियसली अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो एलिमेंट भी पता होगा। एलिमेंट पता करते ही आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि यहां पे 1s2 2s2 2p6 है। 1s2 2s2 2p6 एक्चुअली इज अ नोबल गैस, इट इज नियॉन। अगर 1s2 2s2 2p6 3s1 की बात की जाए तो यहां पे एटॉमिक नंबर आप चेक कर सकते हो। एटॉमिक नंबर टर्न्स आउट टू बी 11 एंड दिस कंपाउंड, दिस एलिमेंट इज सोडियम। बी की बात करें तो 2p4 है। 2p4 इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन, 2p5 इज फॉर फ्लोरीन। तो हमारे पास नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? क्वाइट ऑब्वियसली दिस इज द हैलोजन। तो हैलोजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। सोडियम की उसके कम है, और नोबल गैसेस की टेंडेंसी सबसे कम होती है। नोबल गैस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहां पे ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा? ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी। तो मिनिमम हमारे पास है नियॉन की, दैट इज ए से ज्यादा हमारे पास होगी सी की एनर्जी, सी के टेंडेंसी सी से ज्यादा हमारे पास होगी बी की, और सबसे ज्यादा हमारे पास होगी फ्लोरीन एंड दैट इज डी। तो हमारे पास ए सी बी डी वुड बी द ऑर्डर। तो ए सी बी डी दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ए से ज्यादा सी की है, सी से ज्यादा बी की है, और बी से ज्यादा डी की है। डी आर halogens. Next question. In general, the properties that decrease and increase down a group in the periodic table respectively. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करती है, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज करती है? अब देखो, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता चला जाता है। तो लेट अस सी कि क्या क्या डिक्रीज करता है, लेकिन साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। दैट डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो पहला आंसर ही हमारे पास क्लियर हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज कर जाती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो ये तो उल्टा हो गया। तो आंसर इज एक्चुअली ए। ध्यान रखना, ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, सर दोनों ही वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, पहला हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पहला हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? देखो, कभी भी किसी सब्सटेंस को जब वाटर से सराउंड किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ वाटर, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड, और एनर्जी चेंज कह सकते हो, एनर्जी चेंज की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है। एनर्जी चेंज व्हेन वाटर attaches to a species.
थ्रू। किस तरीके से? 3 तरीके से वाटर अटैच हो सकता है। पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा, आयन डायपोल इंटरैक्शन। तीसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। यहां पे वाटर ब्रेक नहीं होता, उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस एनर्जी, जो एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है, एनर्जी चेंज जो हो रहा है, उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। जो मोर कॉमन टर्म है या मोर वर्सेटाइल टर्म है वो सॉल्वेशन एनर्जी है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इवन द सॉल्वेशन एनर्जी। तो यहां पर हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज लार्जर देन दैट ऑफ। अब हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करो, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी का मतलब यह है कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसका जितना छोटा साइज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर मैग्नीशियम 2+ से एल्यूमिनियम 3+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ का साइज छोटा और चार्ज भी ज्यादा है। मैग्नीशियम 3+ की भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो अलग बात है कि मैग्नीशियम 3+ एग्जिस्ट करेगा नहीं। बेरिलियम 2+ की भी ज्यादा होगी, क्योंकि बेरिलियम का साइज मैग्नीशियम के कंपैरिजन में छोटा है। तो ये सोडियम प्लस है, जिसका साइज मैग्नीशियम 2+ से ज्यादा है, चार्ज कम है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली मैग्नीशियम 2+ से कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी द सोडियम आयन। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि जिसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। एज सच अगर देखा जाए तो नोबल गैसेस का पूरे पीरियड के अंदर, जिस पीरियड में भी होते हैं, तो नोबल गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। नोबल गैस के बाद हमारे पास हैलोजन होता है, हैलोजन के बाद हमारे पास 15th ग्रुप है, फिर 16th ग्रुप है। तो यहां पे देखा जाए तो इसमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अंदर ये 15th ग्रुप का है। दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 16th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है और ये 13th ग्रुप है। तो अगर हम 13, 14, 15, 16 की बात करते हैं तो इनमें 15th ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्यों? इसके अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी नाइट्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज? भाई जिसका चार्ज पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, नेगेटिव सबसे कम है, उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना साइज बड़ा हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज जिसमें सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो Na+ इज द स्मॉलेस्ट, while N3- would be the largest. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। इसमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल आयन कौन सा है? विच वन इज द लीस्ट स्टेबल आयन? अब यहां पर जो है ना ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस शुड हैव बीन Li-। Li+ अगर कर दोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि Li+ बनाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इट इज Li- विच शुड बी द करेक्टेड वन। अब यहां पर अगर आप कार्बन में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन डालते हो एनर्जी रिलीज होती है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और ये एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है? क्योंकि Be has a stable configuration। तो बेरिलियम का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अमंग्स दीज एनायंस बेरिलियम माइनस, ओहो बोरॉन माइनस कर दिया मैंने, बेरिलियम माइनस इज द मोस्ट अनस्टेबल।
अगर ये प्लस की बात करोगे ना तो लिथियम प्लस सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एक्वस की बात नहीं कर रहे हैं हम, गैसियस की बात कर रहे हैं। The first ionization potential of sodium is 5.1 electron volts. No problem. The value of electron gain enthalpy of Na plus will be. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन डालने पर एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। तो यहां पर ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्या हो सकता है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Al इज लेस देन दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। क्लियर? The second ionization potential of Mg is greater than that the second ionization potential of sodium. अब यहां पर गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा, लेकिन अगर सेकंड की बात की जाए तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही हमने आउटरमोस्ट शेल को रिमूव कर दिया है। एंड द मोमेंट वी रिमूव द आउटरमोस्ट शेल, अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अल्कली मेटल की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर इसके अंदर सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज एक्चुअली लोअर देन दैट ऑफ सोडियम। तो ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट आ गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ये बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम के अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होती है। The third ionization potential of magnesium is greater than the third ionization potential of sodium। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीशियम में अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आ रही है तो वहां पर भी शेल चेंज हो चुका है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम का तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, P5 अरेंजमेंट है। इज इट क्लियर? तो A, C और D सही है, B इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Which one of the following elements shows both positive and negative oxidation state? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर दोनों ही शो कर देता है इन द नॉर्मल कंपाउंड्स? सीजियम ओनली पॉजिटिव, फ्लोरीन ओनली नेगेटिव, आयोडीन। अब यहां पर हमारे पास जब आयोडीन की बात की जाती है तो हमारे पास और कुछ कंपाउंड्स है, जैसे कि अगर हम KI की बात करें तो ये -1 है। अगर हम KiO3 की बात करें तो ये +5 है। तो आयोडीन इज केपेबल ऑफ शोइंग द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम जेनॉन की बात करते हैं तो जेनॉन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता देता है, लेकिन वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं दिखाता। तो जेनॉन डज नॉट शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास आंसर हो जाता है आयोडीन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं? ये हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 9 तक, ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ध्यान रखना, ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम, मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फिक्स्ड वैलेंसी हो भी सकती है, जैसे स्कैंडियम की फिक्स्ड वैलेंसी है, लेकिन हर किसी की नहीं है। तो दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कलर्ड कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डू फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड, अगर हम स्कैंडियम 3+ को छोड़ दे तो। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फाइन इनफ, गुड। टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, ये भी सही है। फिक्स वैलेंसी जिसकी है वही कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता। तो हमारे पास फिक्स वैलेंसी इज एक्चुअली द मोर डिफाइनिंग फैक्टर जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते। तो फिक्स वैलेंसी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। The element having the electronic configuration krypton 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 6s2. भाई एक सीधी सीधी बात यह है कि यहां पे हमारे पास 4f14 हो गया है, 6s2 है, 5p6, 5s2, 4f14 और हमारे पास d ऑर्बिटल अभी फिल होना शुरू नहीं हुआ है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो F ब्लॉक में जाएगा। यस,
दिस इज गोइंग टू बी द एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। 5F के बाद 6D फिल होना चाहिए और 4F के बाद 6D फिल होना चाहिए 5D, और 5D यहां पर फिल नहीं हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द लास्ट एलिमेंट इन द लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4, मतलब कि कितने वैलेंसी। देखो एक सीधी सी बात है, कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4 का मतलब है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट कभी भी द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो नहीं कर सकते, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम ये कोवैलेंसी 4 शो नहीं कर सकता, बोरॉन शो नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर और फास्फोरस दोनों 4 से ज्यादा की कोवैलेंसी शो कर सकते हैं। जैसे कि PCl5 में कोवैलेंसी 5 है और SF6 में कोवैलेंसी 6 है। तो यहां पर एक नहीं, यहां पे 2 आंसर बन जाते हैं, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है। Those elements impart color to the flame on heating in it, the atoms of which require low energy for the ionization energy, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना आसान है, उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिशन शो कर पाते हैं। The elements of which the following groups will impart color to the flame, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसकी है? ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 1 और 2 को जब फ्लेम में हीट किया जाएगा तो वो आसानी से कलर शो कर पाते हैं। दैट्स व्हाट वी फाइंड। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सारे जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये फ्लेम को कलर देते हैं। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी सेकंड एंड फर्स्ट। Which of the following sequences containing atomic numbers of only representative element? Representative element के अंदर outermost configuration में S1 to 2 and P1 to 6 होते हैं। तो those are representative elements जिसमें D orbital outermost shell नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3 atomic number is what we have as lithium, 33 is कौन सा है? arsenic, 53 is iodine, 87 is francium. Yes, all these are representative element. तो यही आंसर हमारे पास बन गया। 2 is helium, 10 is neon, 22 is titanium, 36 is krypton. तो टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये आंसर नहीं बन सकता। 7 is nitrogen, 17 is chlorine, 25 is manganese. So, gone. 37 is easy, this is rubidium. 48 again is the transition element, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। 9 फ्लोरीन है, 35 ब्रोमीन है, 51 would be in the representative element, 88 हमारे पास रेडियम आ जाता है। 88 हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है, बल्कि इट इज गोइंग टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है ए, जिसके अंदर सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नहीं, ये भी है ना। यस, यहाँ पे 88 रेडियम सही बोला था मैंने, 88 इज रेडियम। ओके, सो दैट अगेन इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलिए अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप, यानी कि कौन से की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहाँ पे सल्फर है और सोडियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो यहाँ पे सल्फर एंड क्लोरीन दे बिकम द एलिमेंट्स विच हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर ग्रुप्स। ठीक है। Which of the following options under arrangement, order of arrangement, does not agree with the variation of property indicated against it? कौन सा यहां से गलत है? Increasing ionic sizes, I think that's perfectly right. ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा है, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा है, तो ये तो सही है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये गड़बड़ हो गई है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो दैट बिकम्स वन आंसर।
आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी गलत हो गया है क्योंकि यहां पर फ्लोरीन पीछे होना चाहिए, क्लोरीन आगे होना चाहिए। क्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो दिस बिकम्स सेकंड वन। इंक्रीजिंग मेटलिक रेडियस डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर रॉन्ग, और आपने रॉन्ग ही पूछा था, तो यहां पे रॉन्ग आ गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट? ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे भी हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन होगा, रेशियो होगा, वहां पे कोई यूनिट नहीं होगा। और वो किस में नहीं होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में है। बाकी सारे के सारे डायमेंशन क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जूल्स में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जूल्स में है। मेटलिक कैरेक्टर भी हमारे पास आ जाता है, जिसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर भी कंपैरेटिव टर्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटलिक कैरेक्टर, जिसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोला जा सकता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बन जाती है। क्लियर? आयनिक रेडिया वैरी इन। भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जाएगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ जाएगा साइज उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रेडियस। इनवर्स प्रोपोर्शन टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आयनिक रेडिया कम हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। जी बिल्कुल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या हुआ? स्क्वायर क्यों आ गया? स्क्वायर करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा हाथ हो रहा है। ठीक है। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ टूडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। स्टे फोकस्ड, स्टडी हार्ड, मेक इट हैपन, सक्सीड इन योर ऑल एग्जाम्स। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट, सजेस्ट आस, द फॉर्म्स वो जो फिल करने हैं वो जरूर फिल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। दैट वुड बी टुमारो आफ्टरनून। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।